नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के इस चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब टेट परीक्षाओं के लिए पार्ट 15 लेके आ गया हूं। और पार्ट 15 का जो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का शहर कौन सा था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो पतन का शहर था इसका नाम था लोथल। अगर मैं बात करता हूँ लोथल की, तो लोथल जो है ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है। दूसरा जो क्वेश्चन है, न्योलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो जो न्योलिथिक शब्द है ये कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक शब्द से आया है। बहुत बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और टेट परीक्षाओं के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लगातार इसको पूरी देखें भाई, तभी आपका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हर एक एरिया इसमें मैंने कवर किया है। हड़प्पा में अन्न भंडार बने होते थे। देखिए जो हड़प्पा के जो अन्न भंडार है वो केवल ईंटों से बने होते थे। अगर मैं बात करता हूँ हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की अगर बात करता हूँ मैं कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो हड़प्पा की जो खोज की गई थी ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगर मैं हड़प्पा के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और स्थलों की बात करता हूँ, जैसे मोहनजोदड़ो, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित। और मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो से जो हमें मिला था, जैसे मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो से मिला था। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, अपने मोहनजोदड़ो से ही मिला था। अगला क्वेश्चन, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत में आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे ये पुर्तगीज थे। देखिए अगर मैं बात करता हूँ पुर्तगीज की, तो पुर्तगीज जो है वो वास्को डिगामा, क्या नाम है, वास्को डिगामा जो आए थे वो सबसे पहले भारत में 1498 में आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये बन जाती है और टेट परीक्षाओं में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन अभी 2 से 3 साल पहले पूछा जा चुका है। देखिए सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, कब आए थे, कौन आया था पुर्तगीज से, तो 1498 में कौन आया था, वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा जो है ये केरल के कालीकट के निकट सबसे पहले भारत पहुंचे थे और इनका वहाँ पे जोरदार स्वागत किया था केरल के राजा होते थे जमुरिन। ये भी आपने याद रख। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। देखिए महात्मा गांधी का जन्म, ये क्वेश्चन हम बचपन में भी हमें आता था, तो कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर में। अगर मैं बात करता हूँ महात्मा गांधी के जन्म की, महात्मा गांधी के जो जन्म है ये 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म होता है महात्मा गांधी का। ये तो था उनका जन्म। और 2 अक्टूबर को जो है उसके बाद अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कि महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी जो है ये 1893 से 1915 तक जो है वो अफ्रीका में रहे थे और 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे। और जब महात्मा गांधी भारत आए थे, कब आए थे, 9 जनवरी 1915। तो 9 जनवरी के बाद अब 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जन्म तो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। याद रखना 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुई थी किसकी, महात्मा गांधी की। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया और कहाँ भेज दिया गया, 6 वर्ष का कारावास दिया गया, तो इनको भेज दिया गया मांडले। याद रखना है कहाँ भेजा, इनको मांडले भेजा। देखिए अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करता हूँ तो इनको भारत में लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था, जब हम महात्मा गांधी के जन्म की बात करें तो इनका भी कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी में। 1856 में लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों इन्होंने एक नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने, नारे का नाम था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों याद रखना ये नारा किसने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इनके 2 न्यूज़पेपर भी है जो बड़े पब्लिश हुए थे, एक का नाम है केसरी, दूसरे का नाम है मराठा। तो मराठा और केसरी किसके न्यूज़पेपर थे, आपने याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियाँ अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियाँ या खजुराहो के जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पे, मध्य प्रदेश। बहुत बार बता चुका हूँ मैं। देखिए दोस्तों ये खजुराहो के जो मंदिर है ये चंदेल राजपूतों के द्वारा बनाए गए थे। अगर मैं बात करता हूँ खजुराहो की मंदिरों की, तो खजुराहो के जो ये मंदिर थे इनको 1986 में, याद रखना खजुराहो के जो स्मारक है, खजुराहो के जो मंदिर है, इनको 1986 में यूनेस्को में डाला गया था। इसके साथ साथ खजुराहो के मंदिर को तो 1986 में यूनेस्को में डाला, लेकिन इसके साथ साथ और किसको डाला था 1986 में, तो हम्पी के स्मारक कहाँ पे, ये कर्नाटक में है, इनको भी 1986 में ही यूनेस्को में डाला गया था। फतेहपुर सीकरी जो यूपी में है, इसको भी 1986 में ही किस में डाला था, यूनेस्को में डाला था। सबसे पहले यूनेस्को में जिसको डाला था वो थी एलोरा और अजंता की गुफाएं, इनको डाला था 1983 में।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो है ये कलकत्ता में स्थित है। सॉरी, इसका जो आंसर आएगा ये क्या आएगा? अहमदाबाद। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पे? अहमदाबाद में स्थित है। और अहमदाबाद की अगर मैं बात करता हूँ तो अहमदाबाद जो है वो किस नदी के पास है? तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कौन सा है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है। अगर आपसे टेट परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय वन अनुसंधान FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कहाँ पे? ये कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खुला। तो प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय जो खुला था ये खुला था कलकत्ता में। तो द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपनड इन, तो कौन सी थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कब खुली थी? एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं तो ये खुली थी 24 जनवरी 1857। याद रखना है कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है ये कब खुली थी? 24 जनवरी 1957। तो आपने ये दोनों ही बातें दोस्तों याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। आगे मैं बात करता हूँ कि जो अगर मैंने बात की थी यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय की, कि प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय जो यहाँ पे खुला था, फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी, तो ये कलकत्ता में खुली थी। उसी प्रकार एक प्रयागराज में भी यूनिवर्सिटी खुली थी। तो प्रयागराज यूनिवर्सिटी जो है ये कब खुली थी? तो प्रयागराज यूनिवर्सिटी जो खुली थी ये खुली थी 1887 में। उसी तरह एक पंजाब विश्वविद्यालय भी था, ये खुला था 1882 में। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई शेयर करें सबको, क्योंकि भाई सबकी हेल्प हो रही है टेट परीक्षाओं के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो है वो कौन सा है भाई? ये भी आपने याद रखना है। तो कौन सा है? महाभारत। अगर मैं बात करता हूँ महाभारत की, तो महाभारत जो है ये सबसे पुराना महाकाव्य है। लेकिन क्वेश्चन महाभारत से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि कांगड़ा की जो त्रिगत रियासत है जिसकी स्थापना राजा शिव शर्मा चन्ने के द्वारा की गई थी, तो क्वेश्चन आता है कि जो राजा शिव शर्मा है उन्होंने किसका साथ दिया था महाभारत के युद्ध में? तो उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ महाभारत की रचयिता की, बहुत बार शास्त्री की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महाभारत की जो रचयिता है इनका नाम है महर्षि वेद व्यास। लेकिन रामायण के पूछ लिए तो रामायण की जो रचयिता है इनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। रामायण के कौन है? रामायण के कौन है? वाल्मीकि है। महाभारत के वेद व्यास है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे महाभाष्य दिया है। महाभाष्य भी एक क्या है? ग्रंथि है। तो महाभाष्य जो है, महाभाष्य के जो रचयिता है इसके थे पतंजलि। अष्टाध्यायी ऑप्शन में है, तो अष्टाध्यायी के कौन है? पाणिनि। तो आपने ये सारे के सारे याद रखने हैं। और अर्थशास्त्र के भी आपने याद रखने हैं। अर्थशास्त्र के कौन है? चाणक्य। और राजतरंगिणी के कौन है? कलहण। याद रखना, राजतरंगिणी के कलहण, अष्टाध्यायी के पाणिनि, महाभाष्य के पतंजलि, अर्थशास्त्र के चाणक्य, महाभारत के वेद व्यास और रामायण के वाल्मीकि। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्त। थोड़ा सा आज जो है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी यहाँ से। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस साल हुआ था? देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1889 में। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में जब पूछे जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। भाई महात्मा गांधी का तो सबको पता है, लेकिन अगर नेहरू जी का पूछ लिया जाए तो ये इनका भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इनके मैं जन्म की बात करता हूँ, 1889 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु है वो 1964 में हुई थी। और अगर मैं बात करता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन, ऑमबुड्समैन का भारतीय मॉडल है, तो ये संबंधित है किससे? लेखपाल से। देखिए, लोकपाल आएगा दोस्तों इसमें, लोकपाल से संबंधित है। लेखपाल ने क्या आएगा? लोकपाल। अब लोकपाल क्या होता है? एक होता है लोकपाल, एक होता है लोका आयुक्त। देखिए दोस्तों, एक लोकपाल होता है, दूसरा क्या होता है? लोका आयुक्त। देखिए दोस्तों, लोकपाल जो अपॉइंट होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा इनको क्या है? अपॉइंट किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ लोका आयुक्त की, तो लोका आयुक्त कहाँ होता है? ये राज्यों में होता है लोकायुक्त। और लोकपाल होता है देश के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ लोका आयुक्त की, तो लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश की ओरिएंटेड हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोका आयुक्त कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में लोका आयुक्त है इनका नाम है न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बरोवालिया। याद रखना, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में लोका आयुक्त कौन है? न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बरोवालिया। पहले लोका आयुक्त कौन थे हिमाचल प्रदेश के? बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो इनका नाम था TVR टाटाचारी।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। लोकसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होता है इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो करता है वो करता है स्पीकर। अब अगला क्वेश्चन मैंने आज स्पेशल आपके लिए पॉलिटी का रखा है, भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे जिसने अभी तक भाई वीडियो देखी है। भाई मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सभी कॉमेंट मारे भाई, इस क्वेश्चन को आपने सभी ने आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, और अगला क्वेश्चन है पॉलेंड्री इन हिमाचल प्रदेश, मतलब कि अब हम बात करें एचपीजी। मैंने आपको पहले ही बोला मैं हर एक सेक्शन को क्या कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं, चाहे वो एचपीजी के है। टेट परीक्षाओं में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बुक का नाम है पॉलेंड्री इन हिमालयाज। तो पॉलेंड्री इन हिमालयाज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई थी डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा। डॉक्टर वाई एस परमार जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और ये 4 बार हिमाचल प्रदेश के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। कुछ और नाम इस ऑप्शन में जैसे कि यहाँ पे दिया है डीएन मंजूमदार। अगर मैं डीएम मंजूमदार की बात करता हूँ तो डीएम मंजूमदार की भी एक बुक है जिसका नाम है हिमालय पॉलेंड्री। तो हिमालयन पॉलेंड्री जो बुक है ये डीएन मंजूमदार की है। राहुल सांस्कृत्यान ने यहाँ पे दिया है, तो राहुल सांस्कृत्यान की एक बुक है जिसका नाम है किन्नर देश। अगर बात करता हूँ मैं प्राचीन हिमालय, तो प्राचीन हिमालय जो बुक है ये एलपी पांडे की। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो संजय जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, अगर मैं संजय जल विद्युत परियोजना के बारे में जितनी मुझे जानकारी है और जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए संजय जल विद्युत परियोजना की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको भावा जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। दोस्तों अगर बात करते हैं संजय जल विद्युत परियोजना की, ये 120 मेगावाट है। कितनी मेगावाट है, 120 मेगावाट है। इस जल विद्युत परियोजना का जो कार्य है वो 1989 में ये बनकर तैयार हुई थी। अगर मैं बात करता हूँ कि किन्नौर की कुछ और जल विद्युत परियोजनाएं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में बात करूँगा, जैसे कि शोंग टोंग परियोजना। तो शोंग टोंग जो है ये कहाँ की परियोजना है, ये किन्नौर की है, सतलुज नदी पे है। रुकती परियोजना है, ये भी किन्नौर में है। कसांग है, बसपा है, ये आपने याद रखना है, बसपा कसांग स्टेज 1 परियोजना है, बसपा परियोजना है। करछम बांगटू जो 1000 मेगावाट की है, ये भी कहाँ पे, किन्नौर जिले में ही स्थित है। तो ये कुछ जल विद्युत परियोजना थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 2006 में। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के जो हेड है वो कौन है भाई, तो इनका नाम है आर.डी. धीमान। आर.डी. धीमान जो है ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, राज्य सूचना आयुक्त है हिमाचल प्रदेश के। अगर मैं बात करता हूँ कि इनको अपॉइंट कौन करता है, तो जो राज्य सूचना आयुक्त होता है इनको जो अपॉइंट करता है ये राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, डॉक्टर रामकरण सिंह। डॉक्टर रामकरण सिंह जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले क्या थे, कुलपति थे। अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर रामकरण सिंह की, डॉक्टर रामकरण सिंह थे हिमाचल प्रदेश के क्या पहले एचपीयू के कुलपति। लेकिन एम.आर. ठाकुर कौन थे, तो एम.आर. ठाकुर जो है जो हॉर्टिकल्चर और वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, वाई एस परमार के नाम से जिसको हम जानते हैं, नौनी सोलन में है। उसके पहले क्या थे, चीफ चांसलर थे, वाइस चांसलर थे, याद रखना है। इनका नाम क्या है, एम.आर. ठाकुर। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एचपीयू की जो स्थापना हुई थी वो 1970 में हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर एचपीयू के बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ और यूनिवर्सिटी की, जैसे एसपीयू कहाँ पड़ती है, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है, ये मंडी में स्थित है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत बार हिमाचल की पूछी गई है कि हिमाचल का केंद्रीय विद्यालय कहाँ पर है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये धर्मशाला में है और इसकी स्थापना 2009 में हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है, आपने पढ़ के जाना है। अगर मैं बात करता हूँ नौनी यूनिवर्सिटी की, जो वाइस परमार नौनी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। एम.आर. ठाकुर इसके वाइस चांसलर थे। हिमाचल प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे, पालमपुर में है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। एनआईआईटी कहाँ पे, ये हमीरपुर में है। और आईआईएम जो है ये कहाँ पे, सिरमौर में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सन 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन कितने जिलों के साथ हुआ। इस क्वेश्चन की तो हम बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तो हिमाचल प्रदेश में जो जिलों की संख्या थी वो थी 4। अगर मैं बात करता हूँ जिलों की संख्या, तो जिले उस टाइम 4 थे। कौन कौन से जिले थे, बोलेंगे चंबा, मासू, मंडी
और सिरमौर। आपने ट्रिक याद रखना है CMMS। CMMS मतलब कि चंबा, मंडी, मासू और सिरमौर। 4 जिले थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 30 रियासतों के साथ हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, जिसमें 26 शिमला हिल्स पहाड़ी रियासतें थी और 4 पंजाबी रियासतें थी। याद रखना है, 4 पंजाबी रियासतें और 26 शिमला हिल्स पहाड़ी रियासतें थी जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो आपने याद रखना है, पहले जो मुख्य कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर बनाए गए थे, इनका नाम था NC मेहता, और डिप्यूटी चीफ कमिश्नर थे, इनका नाम था EP मून। अगर बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की कुछ, तो हिमाचल प्रदेश को पारसी राज्य बनाया गया था 1951 में। देखिए दोस्तों, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 1954 को क्या जुड़ जाता है, बिलासपुर। पारसी बना था 1951 में, 54 में जुड़ा बिलासपुर। 1 जुलाई 1954 को कौन जुड़ा, बिलासपुर, और 5वां जिले के रूप में हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। 1956 में हिमाचल को बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। कब तक रहा था, 71 तक रहा था। लेकिन इसी बीच 1960 में हिमाचल प्रदेश में एक जिला और जुड़ा, जिसका नाम था, छठा जिला जो जुड़ा था हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना था, कौन, किन्नौर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट परीक्षाओं के लिए ध्यान से पढ़ के जाना है कि धामी गोलीकांड की घटना कब हुई थी। तो धामी गोलीकांड की घटना की अगर मैं बात करता हूँ तो धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई। तारीख 16 जुलाई है, पूरी तारीख याद रखनी, 16 जुलाई 1939। देखिए दोस्तों, धामी जो गोलीकांड हुआ था ये 16 जुलाई 1939 को हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो भागमल सोथा जी के नेतृत्व में हुआ था धामी आंदोलन। अगर मैं बात करता हूँ धामी आंदोलन के साथ साथ सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी, 1939 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में ही हुई थी। धामी गोलीकांड भी 1939 में हुआ था और सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी। एक क्वेश्चन और आता है कि धामी की राजधानी कहाँ पे थी, तो धामी जो रियासत थी, इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, हलोग। और इस धामी जो रियासत है इसकी स्थापना की गई थी राजा गोविंद पाल के दौरान। और अगर मैं जो यहाँ पे टेट की तैयारी कर रहा हूँ उसकी कमीशन की भी अच्छे से तैयारी हो रही, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। साइकोलॉजी के नोट्स बिल्कुल आपके लिए जो है बने हैं। ये मेरा नंबर है यहाँ पे, साइकोलॉजी के नोट्स आपके लिए बिल्कुल तैयार है। बस आपको देरी है कि आप इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं। कोई चार्जेज नहीं मैं ले रहा हूँ भाई, थोड़े बहुत चार्जेज है, अगर रहेंगे भी अगर आप दे सकते हैं, वरना तो कोई भी चार्जेज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई आपके लिए। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था, तो 1805 में जो है वो कांगड़ा पे जो है वो अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया था। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कांगड़ा पे आक्रमण जो है कैसे होता है, पूरी स्टोरी आपने सुन लेनी है कि कांगड़ा के राजा थे संसार चंद। अब क्या होता है कि संसार चंद से जो है वो कहलूर के राजा वगैरह जो है बहुत परेशान होते हैं। तो कहलूर के राजा महानचंद जो है वो गोरखाओं को आमंत्रित करते हैं और गोरखाओं के जो कमांडर होते हैं इनका नाम है अमर सिंह थापा। और ये 1805 में कांगड़ा पे आक्रमण कर देते हैं। कहलूर वाले भी इनकी हेल्प करते हैं इनके साथ, और यहाँ से जो है संसार चंद को हरा देते हैं। युद्ध कहाँ हुआ था 1805 में, तो महल मोरियो में जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1805 में, अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच, याद रखना है। और संसार चंद जो है कांगड़ा के जो राजा थे इसमें हार गए थे। और इसके बाद ये इन्होंने जो है ज्वालामुखी की संधि की थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ, कब की थी, 1809 में। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच जो है ज्वालामुखी की संधि 1809 में हुई थी, और इसके बाद इन्होंने अमर सिंह थापा को महाराजा रणजीत सिंह ने हराया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के आदेश अनुसार किस मंदिर में 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद फारसी में सुरक्षित रखा गया है, तो फिरोज शाह तुगलक के आदेश अनुसार किस मंदिर में 300 संस्कृत पुस्तकों का जो फारसी में अनुवाद किया गया है, तो ये जो है ये ज्वालामुखी मंदिर। और ज्वालामुखी मंदिर जो है ये कहाँ पे है, देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी मंदिर जो है ये कांगड़ा में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से जो 300 पुस्तकों का अनुवाद फारसी में करवाया गया था और यहाँ से ये बुक से ले गया था। देखिए दोस्तों, ये 1365 में यहाँ पे इसने आक्रमण किया था नगरकोट कांगड़ा में। और अगर मैं कुछ और आक्रमणों की बात करता हूँ, जैसे मोहम्मद गजनबी ने किया था 1009 में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने कब किया था, 1337 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोकिला ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो एक ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसका नाम है मोकिला। मोकिला कहाँ पे है, तो मोकिला ग्लेशियर कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति में ये मोकिला ग्लेशियर है, किस घाटी में है, भागा घाटी में ही स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ कुछ और ग्लेशियर, जैसे लेडी ऑफ केलोंग क्या है, लेडी ऑफ केलोंग भी एक लाहौल स्पीति का क्या है, ग्लेशियर है। जैसे कुल्टी ग्लेशियर भी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। सोना पानी ग्लेशियर भी है, तो सोना पानी ग्लेशियर कहाँ पे है, ये भी लाहौल है। देखिए दोस्तों, हर एक बात याद रखनी है। सोना पानी आपने बहुत ही कम सुना होगा और पहली बार
रही या आज सुन रहे हो कि सोनापानी ग्लेशियर कहाँ है, तो सोनापानी ग्लेशियर भी कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। कुल्टी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में। लेडी ऑफ केलांग, भाई इसकी शेप लेडी की तरह है तभी इसको लेडी ऑफ केलांग बोलता है, ये भी कहाँ पे है भाई, अपना लाहौल स्पीति में ही स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है बड़ा शिगड़ी, बड़ा शिगड़ी भी कहाँ पे, लाहौल स्पीति में ही स्थित है। स्वां घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, स्वां घाटी की बात हो रही है। और स्वां घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है। स्वां घाटी की अगर मैं बात करता हूँ, घाटियों की भी बात नहीं हुई है बहुत टाइम से, तो घाटियों की भी हम यहाँ पे इसी क्लास में बात कर लेंगे। स्वां घाटी की अगर मैं बात करता हूँ तो स्वां घाटी और स्वां वैली जो है ये कहाँ पे, ये ऊना में स्थित है। देखिए दोस्तों, स्वां वैली की अगर मैं बात करता हूँ, स्वां वैली तो ऊना में है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट घाटियों की, जैसे कि किन्नौर, किन्नौर में जो घाटी है वो जैसे सांगला घाटी, जिसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे, किन्नौर में। किन्नौर की जैसे कि अपनी सोलन की बात करते हैं तो सोलन में जो घाटियां हैं, जैसे कि सोलन में अपनी दून घाटी है, कुनियार घाटी है, सैपरून घाटी है, ये कहाँ पे है, दून, कुनियार, सैपरून, ये सोलन जिले में। सिरमौर में जैसे क्यारदा दून है जिसको पोंटा घाटी भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, बलय घाटी। सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी, बलय घाटी, ये पेपर में बहुत बार पूछी गई बलय घाटी। इमला बिमला घाटी बहुत बार पेपर में पूछी गई है, ये भी मंडी में स्थित है। जैसे लाहौल स्पीति की भी कुछ घाटियाँ, जैसे चंद्रा घाटी, भागा घाटी, पट्टन घाटी, ये कहाँ की है, ये लाहौल स्पीति की है। चंद्रा घाटी, भागा घाटी, पट्टन घाटी, लिंगटी घाटी बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है। चंबा में भी ये घाटी है। चंबा की जो घाटी का नाम है यह है दूध और शहद की घाटी, इसको चंबा घाटी को चंबा घाटी के नाम से जाना जाता है, इसको दूध और शहद की घाटी भी कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ जो आपने सुनी नहीं होगी, जैसे वांगटू वैली, वांगटू घाटी बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। वांगटू घाटी कहाँ पे, किन्नौर में। पेजू घाटी पूछी जा चुकी है भाई, पेजू घाटी भी कहाँ पे, किन्नौर में है। इससे पहले हमने किन्नौर की पढ़ी थी सांगला घाटी जिसको बसपा घाटी भी कहते हैं, और वांगटू आपने याद रखना है, साथ में पेजूर भी याद रखना है, और रिब्बा घाटी जिसको हम अंगूरों की घाटी भी बोलते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रिब्बा घाटी भी कहाँ पे, किन्नौर में। और अगर आप मेरे एक ग्रुप भी है और उस ग्रुप में मैं डेली कंटेंट डालता हूँ, उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा नंबर जो है सेव नहीं किया है तो बिल्कुल सेव कर सकते हैं, लेकिन फालतू के मैसेज बिल्कुल नहीं करने हैं भाई, इतना बेला टाइम नहीं है भाई। हम भी स्टूडेंट हैं और हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो इतना बेला टाइम बिल्कुल नहीं होता। यूट्यूब का भी काम करना होता है, वीडियोज़ भी बनानी होती है, बहुत सारा कंटेंट तैयार करना होता है, इन सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है, ऑफलाइन कोचिंग भी जाना पड़ता है। तो आपको भाई ये चीज़ें जो है, आपने ये सारी चीज़ें जो है लर्न कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगला जो सेशन रहने वाला है वो मैं कल भी ला सकता हूँ, और अगर कल वीडियो लानी है तो कमेंट बॉक्स में आपको यस का कमेंट डालना होगा सभी को। और अगर ये कमेंट कल 4 बजे से पहले 20+ जाएंगे तो मैं कल अपनी वीडियो अब मैं कंटिन्यू लाऊंगा, लेकिन कमेंट आपके 20+ यस के जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में सभी के। तो अभी ये मैं अगली वीडियो लाऊंगा। और आज का अगर मैं आखिरी क्वेश्चन बताऊं तो किन्नौर का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे, रिकांगपिओ में स्थित है। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के 12 जिले के 12 मुख्यालय आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सिरमौर का नाहन में है, किन्नौर का रिकांगपिओ में है, लाहौल स्पीति का केलोंग में है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। और जैसे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कौन सा है, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक जो झील है वो कौन सी, वो रेणुका झील है। ये तो कुछ हिमाचल ओरिएंटेड बात थी, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है टेट परीक्षाओं में बार बार, और ये आपने याद भी रखना है, सबने नोट करना है कि दुनिया की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, मारियाना गर्त। मारियाना गर्त जो है वो सबसे गहरी गर्त है, किस महासागर में आती है, ये प्रशांत महासागर में आती है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे गहरी झील दुनिया की, इसका नाम है बेकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज के कुछ आखिरी क्वेश्चन कि गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो गौरी देवी का जो टिब्बा है ये कहाँ पे है भाई, तो ये कहाँ पे, चंबा में। अगला क्वेश्चन है भोरंज उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, तो हमीरपुर में। भोरंज उत्सव, ये भोरंज उप तहसील, तो ये गलत। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपके बीच आऊँगा, बस मुझे यही चाहिए। अगर आप कंटिन्यू वीडियो चाह रहे हैं तो आप 20+ कमेंट जो है मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, और वॉच टाइम भाई पूरा बढ़ाए। देखिए पूरी चीज़ें आप देखें, मेरे को जो है कुछ इससे मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप अगर पूरा पढ़ रहे हो तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है टेट परीक्षाओं के लिए। तो हर एक चीज़ पढ़ के जानी है इस टेट को, और सभी तक जो है इस वीडियो को आपने आगे शेयर करना है और ग्रुप में जुड़ जाना है। मैं आपके लिए एक से एक कंटेंट वहाँ भी ला रहा हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, यहीं पे मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ।